रात के ठीक 12:35 हो चुके थे। पटना जंक्शन पर बस बारिश की मोटी बूंदें और प्लेटफॉर्म पर गूंजता सन्नाटा बाकी था। हर दीवार जैसे ठंडी सांसें छोड़ रही थी और हवा में एक अदृश्य बेचैनी तैर रही थी। बारिश में भीगी हुई नताशा बैग कंधे पर लटकाए प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में जल्द से जल्द ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी। नताशा, स्टेशन पहुंच गई ना? रास्ते में बहुत बारिश थी बेटा। हाँ माँ, पहुंच गई हूँ। पटना एक्सप्रेस आने ही वाली है, आप चिंता मत करो। अच्छा सुन, वहाँ ज्यादा बात मत करना किसी से। आज स्टेशन पर कुछ अजीब खबरें चल रही थी। ओह प्लीज माँ, डोंट स्टार्ट। अब मैं बच्ची नहीं हूँ। माँ की आवाज में हल्की घबराहट थी और नताशा की आवाज में वही लापरवाही। नताशा ने कॉल कट कर दिया और पास के चाय स्टॉल की ओर बढ़ गई। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं। प्लेटफॉर्म की घड़ी में 12:42 बज रहे थे तो एक तेज चीख जैसी सीटी हवा में गूंजी। पटना एक्सप्रेस अपनी धुंधली रोशनी के साथ प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे दाखिल हुई। बारिश की बूंदें उसके शीशों से टकराकर सिसक रही थी। लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 12266 पटना एक्सप्रेस रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 9। ओह माय गॉड, मुझे लगा 2 मिनट तो रुकेगी। वो भीगी जमीन पर फिसलती हुई दौड़ने लगी। ट्रेन धीरे चल रही थी और प्लेटफॉर्म की लाइटें टिमटिमा रही थीं। बारिश, अंधेरा और जल्दबाजी, इन तीनों के मेल ने अक्सर इंसानों को वहां पहुंचा दिया जहां उन्हें कभी नहीं जाना चाहिए। नताशा भागने लगी और जैसे ही ट्रेन तेज होने लगी, उसने एक झटके से दरवाजे को पकड़ लिया और किसी तरह कोच नंबर 13 में घुस गई। अंदर नीली लाइट टिमटिमा रही थी। कोच नंबर 13 के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। रेल की आवाजें कहीं दूर गुम हो गई थीं और हवा में ऐसी ठंडक थी जैसे किसी बंद कमरे में मौत छोड़ जाती है। रिया धीरे से एक सीट पर जाकर बैठ गई। आसपास 3-4 यात्री बैठे थे पर किसी के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। सबके शरीर वहां थे मगर ऐसा लग रहा था जैसे आत्माएं कहीं और चली गई हों। इतना शांत क्यों है ये डब्बा? रिया को तेज प्यास लगने लगी। उसने बैग से बोतल निकाली। वो पूरी तरह खाली थी। ओह माय गॉड, पानी तो खत्म हो गया। रिया उठकर खड़ी होकर चारों ओर देखने लगी। यात्री वैसे ही बैठे थे, निश्चल, ठंडे, जैसे सांसें लेना भूल गए हों। रिया चुपचाप उठकर वॉशरूम की ओर चली गई मगर अंदर जाते ही एक तेज बदबू रिया की नाक से टकराई। उफ, ये कैसी गंध है? वो नाक दबाकर वॉश बेसिन के पास जाकर नल घुमाने लगी। कुछ सेकंड के लिए तो नल से कुछ नहीं निकला। फिर अचानक लाल रंग का गाढ़ा तरल बाहर आने लगा। उसने नीचे देखा तो पानी नहीं, खून बह रहा था और नल के अंदर कुछ जले हुए मांस के टुकड़े अटक रहे थे। ये क्या है? उसकी चीख ट्रेन में गूंज गई। उसी वक्त पीछे से आवाज आई। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? रिया ने कांपते हुए उंगली से वॉश बेसिन की ओर इशारा किया लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। पानी साफ बह रहा था। रिया लौटकर अपनी सीट पर बैठ गई और मोबाइल निकाल लिया मगर स्क्रीन ब्लैंक थी। बैटरी 0%। सामने वही महिला बैठी थी। अब उसकी निगाहें एकटक रिया पर थी। आपको यकीन नहीं होगा, वहाँ वॉश बेसिन में खून निकल रहा था। महिला कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराती रही। ट्रेन स्थिर चल रही थी। रिया की पलकों पर नींद का बोझ उतर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसी वक्त आवाज आई, टिकट दिखाइए मैडम। रिया ने झटके से आंखें खोली और पर्स से टिकट निकाला। जैसे ही ऊपर देखा, टीटी का चेहरा देखकर उसका खून जम गया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, त्वचा से मांस टपक रहा था और आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। वो धीरे से मुस्कुराया, आपका टिकट अधूरा है। नहीं! तभी उसकी आंखें दोबारा खुल गई। वो फिर उसी सीट पर थी। बाहर बारिश हो रही थी और ट्रेन
अभी भी चल रही थी। वो कांपते हुए चारों ओर देखने लगी। सब वही है, वही कोच, वही सन्नाटा और बाहर वही पटरी जो कहीं खत्म नहीं होती। रिया धीरे से उठी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कोच के भीतर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो सामान्य नहीं था। बरसों से बंद किसी कमरे की हवा जैसे यहाँ ठहरी हुई हो। हर सीट पर यात्री बैठे थे, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी। उनके चेहरे झुके थे और त्वचा पर अजीब निस्तेजपन था, जैसे वो जीवित होकर भी जीवित नहीं थे। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। हवा के एक झोंके ने उसके बाल उड़ा दिए और ठंडक रीढ़ तक उतर आई थी। उसने खिड़की बंद कर दी और बैग खोलकर मोबाइल निकाल लिया, मगर स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क भी नहीं है। वो पुराने फोटोज देखने लगी। तभी उसके बगल से एक आवाज आई, बिटिया, तुम्हारे पास थोड़ा पानी है क्या? नहीं, पानी तो खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वो जो कुछ पहले देख चुकी थी वो सपना था। उसने बैग में हाथ डाला। बोतल सचमुच रखी थी। उसने हिचकिचाते हुए बोतल बूढ़े को दे दी। जैसे ही वो उसके हाथ तक पहुंची, रिया का खून जम गया था। बूढ़े का चेहरा अब आधा जला हुआ था, त्वचा पर छाले और झुलसी हुई गंध। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। क्या तुम्हारे पास पानी है बिटिया? दूर हटो, दूर हटो। वो बोतल छोड़कर पीछे हटते हुए भागने लगी। कोच में बैठे सभी यात्री अजीब अंदाज में उसकी ओर देखने लगे। उन सब की आंखें एक साथ रिया पर टिक गईं। वो एक एक करके भयानक अंदाज में मुस्कुराने लगे, मगर रिया उस कंपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए दौड़ती रही। जैसे ही वो कोच के दरवाजे तक पहुंची, वो खुला हुआ था। दरवाजे पर एक अजनबी युवक खड़ा था। वो बाहर झांक रहा था। सुनो, यहाँ कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। एक बूढ़ा आदमी मुझसे पानी मांगने आया था। वो पूरा जला हुआ था और सब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मगर वो युवक शांत खड़ा रहा। अचानक वो कुछ कहे बिना चलती हुई ट्रेन से कूद गया। रिया की चीख गूंज उठी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गिर गई। मैं कौन सी ट्रेन में आ गई हूँ? कुछ पल बाद रिया को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रिया ने ऊपर देखा। सामने टीटी खड़ा था, चेहरा सामान्य, मुस्कान हल्की। सर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। एक बूढ़ा मुझसे पानी मांगने आया था। वो जला हुआ था। फिर सब लोग मुझे घूरने लगे और अभी एक आदमी मेरी आंखों के सामने चलती ट्रेन से कूद गया। अरे, तुम आजकल की जनरेशन भी ना रात भर हॉरर मूवीज देखती हो और फिर डर जाती हो। जाओ, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। मैं कुछ देर में टिकट चेक करने आऊंगा। उसके स्वर में एक विचित्र शांति थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। रिया सर हिलाते हुए सिर झुकाकर वापस अपनी सीट पर चली गई। अब सब कुछ सामान्य था, पर रिया को एहसास हो रहा था कि कुछ भी सामान्य नहीं था। रिया खुद को संभालते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई, मगर जैसे ही उसने वही वॉश बेसिन खोला तो वॉश बेसिन में खून बहने लगा, गाढ़ा, सड़ा हुआ, जिसमें किसी की जली हुई त्वचा तैर रही थी। उसका शरीर सिहर गया और गले से आवाज नहीं निकली। नहीं, ये बार बार क्यों हो रहा है? क्या मैं पागल हो रही हूँ? वो दोबारा भागती हुई अपनी सीट पर बैठ गई। तभी वहां पर टीटी आ पहुंचा। मैडम, टिकट दिखाइए। रिया ने जैसे ही सिर उठाया, उसी क्षण उसके भीतर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। टीटी वही था, पर अब उसकी शक्ल इंसान की नहीं थी। उसके चेहरे से मांस झड़ रहा था, हड्डियां बाहर झांक रही थीं और उसकी आंखें किसी पुरानी चिता की आग जैसी जल रही थीं। प्लीज, मुझे जाने दो। मुझे यहाँ से निकलना है। अब देर हो चुकी है रिया। तुम भी अब हमारी ही दुनिया का हिस्सा हो। जो तुमने देखा था वो सपना नहीं था, वो सब सच था। तुम जब जब बेहोश हो जाओगी और उसके बाद जब जागोगी तो यही सब फिर से दोहराया जाएगा। तुम एक चक्र में फंस चुकी हो जिसका अंत कोई नहीं जानता। अचानक उसकी आंखों के सामने कोच घूमने लगा। सब कुछ अंधकार में विलीन हो गया और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसकी आंख फिर से खुली।
तो बाहर वही बारिश हो रही थी, वही ट्रेन, वही कोच, वही सब। रिया अब जान चुकी थी कि जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो सामान्य नहीं था। कोच नंबर 13 में बैठी हर परछाई, हर आवाज अब किसी अनजान भय की गवाही बन चुकी थी। अब बहुत हो गया, ये सपना नहीं हो सकता। मुझे किसी भी तरह से इस कोच से बाहर निकलना होगा। उसने फिर वही कोशिश की, मगर हर बार जब वो बाहर निकली तो खुद को फिर से उसी कोच में पाया। हे भगवान, ये कैसे संभव है? मैं घूमकर फिर यहीं क्यों आ जाती हूँ? रिया घबराकर हर दिशा में भागने लगी। पटरियों की आवाज उसके पैरों में बंध चुकी थी, मगर हर कोच उसे वापस उसी नर्क में खींच लाता। वो हार कर, टूट कर, डर के भीतर डूबकर रोते हुए एक तरफ बैठ गई। हे भगवान, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसी क्षण दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही अंधेरा था और उस अंधेरे में वही युवक खड़ा था जो कुछ देर पहले उसकी आंखों के सामने ट्रेन से कूद गया था। तुम चाहकर भी अब बाहर नहीं निकल सकती। तुम गलत कोच में चढ़ गई हो। अब ये पटना एक्सप्रेस तुम्हारा घर है। तुम्हें ये सफर अब जीवन भर करना होगा। ये कहकर वो अगले ही पल फिर से उस अंधेरे में कूद गया। नहीं, नहीं, रुको, रुको! उसकी चीख ने कोच को हिला दिया, पर अगला पल और भी भयावह था। अंधेरे में फिर वही टीटी प्रकट हो गया, अब अपने सबसे भयानक रूप में। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बार बार बेहोश हो जाओगी और हर बार जब आंख खुलेगी तो फिर से वही सब दोहराया जाएगा। अब तुम कभी नहीं जा पाओगी। नहीं, अब मैं सब समझ चुकी हूँ। ये जो भी है अजीब है, पर मैं डरूंगी नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उस कंपन में हिम्मत थी। मगर उसी पल सारे यात्री उठ खड़े हुए। उनके चेहरे अब इंसानी नहीं रहे, सब जले हुए, विकृत, और उनकी आंखों में खालीपन। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। मुझसे दूर रहो, सब मुझसे दूर रहो। उनकी हंसी हवा में भर गई। कोच का रूप पल भर में बदल गया। अब वो किसी राख से भरे शवगृह में तब्दील हो चुका था। सीटें जल चुकी थी, दीवारें खाली पड़ गई थी और हवा में मांस की सड़ी गंध तैर रही थी। नहीं, मैं यहाँ नहीं मरूंगी। वो आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से दौड़ी थी। आंखों में नींद, सांस में थकावट, पर इरादे में आग थी और उसी रोशनी में उसने छलांग लगा दी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। कोच नंबर 13 में सिर्फ राख उड़ रही थी। जब रिया की आंख खुली तो उसने खुद को किसी अस्पताल में पाया। सामने डॉक्टर बैठा था और बगल में उसकी मां रो रही थी। हमें किसी ने फोन किया कि तुम बेहोश पड़ी हो। हम दौड़े दौड़े आए। तुम पूरे 10 दिन से बेहोश थी रिया। 10 दिन? पटना एक्सप्रेस, मैं उस कोच में थी। डॉक्टर ने उसे दवा दी और धीरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद एक नर्स कमरे में आई। तुम बहुत खुशनसीब हो मैडम। कहते हैं उस कोच से कोई जिंदा नहीं निकलता। कौन सा कोच? कोच नंबर 13। कई साल पहले पटना एक्सप्रेस में आग लगी थी। वो पूरा डिब्बा जलकर राख हो गया था। उसके सारे यात्री उसी रात मर गए थे। तब से वो कोच बंद है। लेकिन कहते हैं हर साल उसी रात, उसी समय वो कोच दोबारा प्रकट होता है और जो भी उसमें चढ़ जाता है वो वापस कभी नहीं आता। रिया की आंखें फैल गई। उसके कानों में अब भी पटरियों की आवाज गूंज रही थी, जैसे ट्रेन अभी भी चल रही हो। और हाँ, पटना एक्सप्रेस आज फिर चलने वाली है, रात 12:35 पर। रिया ने डर से खिड़की की ओर देखा। कहते हैं पटना एक्सप्रेस का कोच नंबर 13 कभी रुकता नहीं। वो बस उन आत्माओं को ले जाता है जो अभी भी अपनी मंजिल ढूंढ रही हैं।